नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। क्या मानसून की बारिश के साथ धुल गए अजीत और शरद के शिकवे गिले? अचानक हुई मुलाकात के क्या है मायने? पी चिदम्बरम का बड़ा बयान, विपक्षी दलों में कांग्रेस का खास स्थान है। अयोध्या मस्जिद निर्माण ट्रस्ट ने बदली रणनीति, क्यों अब टुकड़ों में कराएगा काम? अभयारण्य के कर्मचारियों को सांपों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अजित पवार एनसीबी मंत्रियों के साथ शरद पवार से मिले। प्रफुल्ल पटेल बोले, हमने पैर पकड़कर उनका आशीर्वाद लिया, उन्होंने हमें सुना, कुछ बोले नहीं। थाईलैंड में जयशंकर ने की मोदी की तारीफ, कहा उनके जैसा पीएम मिलना देश का सौभाग्य, वे चीजों की नब्ज पकड़ लेते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार और शरद पवार के कदम पर सभी दलों की नजरें टिकी हुई है। सियासी जोड़ तोड़ के बीच राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने रांकापा के अन्य मंत्रियों के साथ मुंबई में शरद पवार से मुलाकात की। महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार और शरद पवार के कदम पर सभी दलों की नजर टिकी हुई है। सियासी जोड़ तोड़ के बीच राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने रांकापा के अन्य मंत्रियों के साथ मुंबई में शरद पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। दोनों दिग्गज नेताओं की मुलाकात के बाद अब लोगों की नजर अजित पवार और शरद पवार के अगले कदम पर होगी। आइए आपको इस सियासी मुलाकात के मायने बताते हैं। सबको चौंकाते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और उनके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खेमे के कुछ अन्य मंत्रियों के साथ रविवार को मुंबई के वाईबी चौहान केंद्र में रांकापा अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। अपने चाचा के खिलाफ विद्रोह करने और 2 जुलाई को एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह के बीच यह पहली बैठक थी। यह बैठक महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले हुई है। इस मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम बिना अपॉइंटमेंट के शरद पवार से मिले। हम सभी आदरणीय शरद पवार का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आए थे। एनसीबी प्रमुख के केंद्र में होने की जानकारी मिलने के बाद हम बिना कोई समय मांगे यहाँ आए थे। हमने पवार साहब से अनुरोध किया कि एनसीबी को एकजुट रहना चाहिए। इस पर शरद पवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने हमारी बात ध्यान से सुनी। बैठक में रांकापा मंत्री हसन मुश्रीफ, अदित तटकरे और दिलीप वासने पाटिल भी शामिल हुए। शरद पवार खेमे के सूत्रों ने कहा कि रांकापा के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और पार्टी नेता जितेंद्र अवहाद बातचीत के दौरान शरद के साथ थे। पवार खेमों के बीच संभावित समझौतों की सभी अफवाहों का खंडन करते हुए रांकापा महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा, हम सरकार में नहीं है, कुछ लोग दूसरी तरफ चले गए हैं और उन्होंने सरकार का समर्थन किया है, लेकिन हमने इसका समर्थन नहीं किया है। हमारी पार्टी में विभाजन हो गया है, ये सच्चाई है। शरद पवार के नेतृत्व में काम करने वाले हम सभी लोग विधानसभा में शिवसेना और कांग्रेस के साथ बैठेंगे। इससे पहले शुक्रवार को अजित पवार रांकापा सुप्रीमो की पत्नी प्रतिभा पवार की यहां एक अस्पताल में सर्जरी के बाद उनसे मिलने के लिए उनके आधिकारिक आवास सिल्वर ओक गए थे। अजित पवार अपनी चाची प्रतिभा के करीबी माने जाते हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने और देवेंद्र फडणवीस ने अल्पकालिक सरकार बनाई, जिसके बाद उन्होंने कथित तौर पर उन्हें रांकापा में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पी चिदम्बरम का बड़ा बयान, विपक्षी दलों में कांग्रेस का खास स्थान है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने पटना में विपक्ष की बैठक में जिस तरह से दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा उठाया था, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की ओर से बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी दलों की अहम बैठक से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने रविवार को विश्वास व्यक्त किया कि विपक्ष एकजुट होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी गुट का नेता ठीक वक्त पर सामने आएगा। कांग्रेस नेता ने कहा, विपक्षी दलों में कांग्रेस का खास स्थान है, लेकिन इस पर इस वक्त बात करने की जरूरत नहीं है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने पटना में विपक्ष की बैठक में जिस तरह से दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा उठाया था वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मुद्दे पर उसके गुण दोष के आधार पर उचित वक्त पर और उचित स्थान पर फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि विपक्षी दलों के कई साझा उद्देश्य है, जैसे कि वे बीजेपी सरकार की सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों के खिलाफ है तथा धीमी आर्थिक वृद्धि, बढ़ती महंगाई एवं बढ़ती बेरोजगारी को लेकर चिंतित है। साथ ही वे नागरिक स्वतंत्रता में कटौती, मीडिया पर दबाव, संस्थाओं को कमजोर करने तथा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर भी चिंतित है। चिदंबरम ने कहा कि वे सीमाओं पर सुरक्षा हालात पर भी चिंतित है और इन साझा चिंताओं ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध करने के लिए एकजुट किया है। विपक्षी दलों के पास चुनाव को देखते हुए जितनी बार हो सके उतनी बार बैठक करने के पर्याप्त कारण हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में होने वाली बैठक यकीनन उद्देश्य पूर्व होगी और हमें धैर्य रखकर देखना होगा कि अगले कदम क्या होंगे। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल को मंदिर निर्माण के लिए देने और मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले के उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद अयोध्या के धन्नीपुर में मिली जमीन पर मस्जिद, अस्पताल और सामुदायिक रसोई समेत एक वृहद परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहे इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने धन के अभाव के चलते अपनी रणनीति में बदलाव किया है। ट्रस्ट अब मस्जिद समेत इस परियोजना से संबंधित अन्य इमारतों का निर्माण टुकड़ों में कराएगा। उसने पूर्व में इस परियोजना की शुरुआत मस्जिद के बजाय अस्पताल के निर्माण से करने का फैसला किया है, लेकिन इस पूरी परियोजना को एक साथ शुरू करने के वास्ते डेवलपमेंट चार्ज समेत करोड़ों रुपए बतौर शुल्क चुकाने पड़ेंगे, जिसके लिए ट्रस्ट के पास धन ही नहीं है। यही कारण है कि ट्रस्ट ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए टुकड़ों में काम कराने का निर्णय लिया है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के सचिव एवं प्रवक्ता अतहर हुसैन ने रविवार को बताया, धन की कमी की वजह से अभी हमने परियोजना को रोक रखा है। इस मुश्किल के बावजूद हम इस परियोजना को बंद नहीं करेंगे, बल्कि रणनीति में बदलाव करते हुए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर काम करेंगे। हुसैन ने कहा, अब हम अस्पताल के बजाय सबसे पहले नए सिरे से मस्जिद का नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण में जमा करेंगे। मस्जिद के निर्माण में अपेक्षाकृत काफी कम धन खर्च होगा, जिसका इंतजाम करना आसान रहेगा। उन्होंने कहा, हम पहले मस्जिद बनाएंगे क्योंकि मस्जिद बहुत छोटी है और हर आदमी इस परियोजना को मस्जिद के नाम से ही जानता है, इसलिए ट्रस्ट अब मस्जिद के निर्माण को प्राथमिकता दे रहा है। हुसैन ने बताया कि मस्जिद निर्माण की लागत इस पूरे परियोजना की कुल लागत का 5% हिस्सा भी नहीं है। करीब 15,000 वर्ग फीट क्षेत्र में बनने वाली इस मस्जिद के निर्माण पर 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मस्जिद की बिजली संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति सौर पैनल से होगी, जो इसके गुंबद पर लगाए जाएंगे। हुसैन ने कहा कि हमारी कोशिश थी कि मस्जिद से पहले अस्पताल का निर्माण कराया जाए, लेकिन यह 300 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना है। जहां मस्जिद का निर्माण प्रस्तावित है वहां पहले से ही कई मस्जिदें हैं। ऐसे में हमारी सोच थी कि पहले एक चैरिटी अस्पताल और सामुदायिक रसोई घर बनाया जाए, लेकिन इन परियोजनाओं के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत है, जो फिलहाल ट्रस्ट के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के मुख्य न्यासी सुफर फारूकी ने बताया, इस परियोजना के वास्ते चंदा इकट्ठा करने के लिए अभी व्यक्तिगत स्तर पर ही प्रयास किए गए हैं। जनता से चंदा जुटाने के लिए ट्रस्ट के लोग अगले महीने से देश के विभिन्न स्थानों पर जाकर बैठकें करेंगे। उन्होंने कहा कि धन्नीपुर में पूरी परियोजना को मुकम्मल करने के लिए अरबों रुपयों की जरूरत पड़ेगी और इस रकम को इकट्ठा करने के लिए बोर्ड इसी महीने के अंत में बैठक कर रणनीति बनाएगा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल को मंदिर निर्माण के लिए देने और मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया था।
विश्व सर्प दिवस के अवसर पर घोड़खर अभयारण्य ध्रांगध्रा के बजाना में अभयारण्य के कर्मचारियों को सांपों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें घोड़खर ध्रांगध्रा के उपवन संरक्षक डॉक्टर धवल गढ़वी सहित रेंज वन अधिकारी, वनपाल और सांप बचावकर्ता उपस्थित थे। आज विश्व सर्प दिवस है, फिर अगर ये सांप किसी के घर या ऑफिस या उसके खेत में आ जाए तो सच्चा इंसान डर जाता है और वो लोग सांप बचाने वालों से संपर्क करते हैं और बचावकर्ताओं को उचित मार्गदर्शन दिया गया है कि बचाव करते समय कैसे सावधान रहना है और बचाव करते समय यह जानना है कि सांप जहरीला है या गैर जहरीला है और उसे बचाकर सुरक्षित स्थान और नकली वातावरण में छोड़ दे। सांप के बारे में जानकारी दी। क्षेत्र का किसी भी जंगल जानवर जैसे सांप या अजगर किसी भी जहरीले या गैर विषैले जीव को, कीट को पकड़ने और उससे उपयुक्त वातावरण में छोड़ने के लिए निर्देशित किया गया था। विशेष रूप से मानसून के मौसम में सांप या उसकी कोई प्रजाति जैसे कि ब्लैक बर्ड परेशान या कोई अन्य जीवित कीट निकलने की संभावना अधिक होती है। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, फिर वन्य जीव को बचाना हमारा कर्तव्य है। जिन लोगों को अपने घरों में सांप या जहरीला बीन मिलता है तो वे लोग काफी डर जाते हैं। फिर लोगों से अपील की गई कि ऐसे किसी कीड़े से ना डरे और ना ही उसे मारे और हमें सावधान रहने की जरूरत है। विके मकवाणा, घोड़खर अभयारण्य, बजाना रेंज, वन रक्षक। आज विश्व सर्प दिवस निमित्ते 16 जुलाईए जे वडोदरा वन्यजीव ने रेस्क्यू टीम द्वारा अमरा घोड़खर अभयारण्य डिविजन ધાંગધ્રા द्वारा जे सरस आयोजन कर्યું કે આપણા દેશમાં કેટલા સર્પ છે અને એના અંતર્ગત કચ્છના નાના રણમાં કયા કયા સર્પ છે અને એના દ્વારા લોકોને શું માર્ગદર્શન આપવું અને એના લોકોમાં અવેરનેસ આવે અને સર્પમાં જાગૃતિ લાવે અને સર્પને કોઈ નુકસાન ના કરે એના અંતર્ગત ડૉક્ટર રાજુભાઈ વ્યાસ સાહેબ દ્વારા જે માર્ગદર્શન સરસ આપવામાં આવ્યું અને સર્પ આપણા માટે શું ઉપયોગી છે, આ વિશ્વમાં સર્પથી શું મહત્ત્વ છે, જો સર્પ ના હોય તો એના કારણે આપણા લોકોના જે સર્પ જે જીવજંતુઓ હોય એના માટે જે મહત્ત્વ અને સર્પનું આ દુનિયામાં શું મહત્ત્વ એના વિશે જે સરસ માહિતી આલી તેમજ કેવી રીતે રેસ્ક્યુ કરવું સર્પનું એના માટે જે આર કે રોકી ભાઈ દ્વારા જે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું અને જે સ્ટીકો દેખાડવા આવ્યું અને કેટલું આ સ્ટીકોનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો એવી રીતનો જે ઘોડખર અભયારણ્યના સ્ટાફને જે માર્ગદર્શન ખૂબ સરસ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું તે બદલ તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। 16 જુલાઈના દિવસે વિશ્વભરમાં વિશ્વ સર્પ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। વિશ્વમાં આશરે 3000થી વધુ પ્રજાતિના સર્પ જોવા મળતા હોય છે। સર્પ વિશે ભારતમાં અને ગુજરાતમાં અનેક ગેરમાન્યતાઓ હોય છે અને નેગેટિવ ફિલિંગ હોય છે। તો આ ગેરમાન્યતાઓ અને જે નેગેટિવ ફિલિંગ હોય છે તો એને ઓછી કરવા માટે થઈને અને ખાસ કરીને જે વન વિભાગનો સ્ટાફ છે એ મારફત લોકોમાં જનજાગૃતિ ફેલાય એ માટે થઈને અને જે સાપના રેસ્ક્યુના ઓપરેશન આવતા હોય છે તો એ વૈજ્ઞાનિક રીતે થાય એ હેતુથી 16 જુલાઈના રોજ બજાણા ખાતે ઘોડખર અભયારણ્યના જે સ્ટાફ છે એમના માટે ઇન હાઉસ ટ્રેનિંગની આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જે અંતર્ગત ગુજરાતના જાણીતા હર્પેટોલોજિસ્ટ રાજુભાઈ વ્યાસ, કાર્તિક ઉપાધ્યાય વગેરે હાજર રહ્યા હતા અને સ્ટાફને વૈજ્ઞાનિક માર્ગદર્શન આપ્યું છે અને સર્પ વિશેના જે અનેક ફેમિલીઝ છે, જીનસ છે તો એ વિશે સાયન્ટિફિક નોલેજ આપવામાં આવ્યું છે। આજે 16 જુલાઈ થયેલી છે એટલે વિશ્વમાં, ગુજરાતમાં, ભારતમાં સર્પ સંરક્ષણ માટે સર્પ દિન ઉજવાય છે। આ સર્પ દિન નિમિત્તે વન વિભાગના ઉપક્રમે બજાણા ખાતે એક લોકોને સાચી સમજણ આપે એનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો હતો। વન વિભાગના તમામ ફોરેસ્ટરો, ગાર્ડો, આરએફઓ અને અત્રે બહુ ભેગા કરવામાં સાપ અંગે સાચી સમજણ આપી સાપની વિવિધ પ્રજાતિઓ આપણા એરિયામાં ક્યાં થાય છે, ગુજરાતમાં ક્યાં થાય છે, ભારતમાં ક્યાં થાય છે, ઝેરી કેટલા છે, બિનઝેરી કેટલા છે, એની સંરક્ષણ નીતિ શું છે, આપણે સાપને બચાવવા માટે આપણે કેવી રીતે એના સાથે કામ કરવું જોઈએ, માનવ વસાહતની અંદર લોકોને સાપ અંગેની સાચી સમજણ મળી રહે અને સાપ બચે એના માટેની દરેક બાબતો અત્યારે તમામ વર્ણન સાથે અને લોકોને સમજાવી ના અંગે ફિલ્ડમાં એટલે કે આપણા દૂર વિસ્તારોની અંદર જ્યાં
માનવ વસાહત છે અથવા નથી, પણ ત્યાંની અંદર સાપ જોવા મળે એની સાચી સમજણ લોકોને મળી રહે એ અંગેનું અત્યારે લોકોને જ્ઞાન પીરસવામાં આવ્યું. अजीत पवार और उनके गुट के विधायक रविवार को शरद पवार से मिलने पहुंचे। यह मुलाकात वाईबी चौहान सेंटर में हुई। मुलाकात के बाद अजीत गुट वाली एनसीबी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमने पैर पकड़कर शरद पवार जी का आशीर्वाद लिया। पटेल ने कहा, हमने उनसे विनती की है कि एनसीबी पार्टी के साथ रहे और मजबूती से आगे बढ़े, इस बारे में विचार करें। उन्होंने हमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। हाँ, उन्होंने शांत होकर हमारी बातें सुनी। शरद पवार से मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि शरद पवार साहब यहाँ मौजूद है, तो हम बिना उन्हें सूचित किए यहाँ आ गए। एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद शरद पवार और अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुटों की यह पहली बैठक है। इससे पहले 14 जुलाई को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने एनसीबी प्रमुख शरद पवार से उनके घर पर मुलाकात की थी। मीडिया के मुताबिक अजित पवार अपनी चाची प्रतिभा पवार से मिलने गए थे, जिन्हें एक सर्जरी के बाद 14 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। उधर शुक्रवार को महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हुए एनसीबी के 9 मंत्रियों को विभाग का बंटवारा किया गया। डिप्टी सीएम अजित पवार को वित्त और योजना विभाग का मंत्री बनाया गया। छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया। अजित पवार सहित एनसीबी के 9 विधायकों को जो विभाग दिए गए हैं, वो पहले भाजपा के 6 और शिवसेना के 4 विधायकों के पास थे, जिनसे ये विभाग वापस लिए गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पास सामान्य प्रशासन, शहरी विकास, सूचना और प्रौद्योगिक सूचना और जनसंपर्क, परिवहन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और खनन विभाग रखा है। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह, कानून और न्याय, जल संसाधन और लाभकारी क्षेत्र विकास और ऊर्जा विभाग है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पटेल ने कहा था कि इसी हफ्ते सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई मीटिंग में पोर्टफोलियो के बंटवारे पर फैसला हो गया था। उन्होंने कहा था कि सभी पोर्टफोलियो भाजपा और शिवसेना के बीच बटे हुए थे। एनसीबी के मंत्रियों को विभाग देने के लिए इन दोनों पार्टियों को कुछ मंत्रालय छोड़ने होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल होने के लिए 4 से 5 दिनों तक हमने पोर्टफोलियो का मुद्दा नहीं उठाया था। कुछ ही दिन पहले हमने यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद हमने 3 मीटिंग की थी। 2 जुलाई को एनसीबी के 9 विधायक शिंदे कैबिनेट में शामिल हुए थे। इनमें अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया था। इसके अलावा 8 अन्य विधायकों को छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अत्राम, संजय बनसोड़े, अदिति तटकरे और हसन मुश्रीफ ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। एनसीबी के 9 मंत्रियों को मिलाकर महाराष्ट्र में अब 29 कैबिनेट मंत्री हो गए। एनसीबी संस्थापक शरद पवार गुट ने उन 9 विधायकों को अस्थायी तौर पर निलंबित करने की मांग की है, जिन्होंने अजित पवार का समर्थन किया है और शिंदे फडणवीस सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। इन विधायकों के खिलाफ एनसीबी विधायक और ग्रुप लीडर जयंत पाटिल ने विधानसभा स्पीकर हाउस में याचिका दायर की है। याचिका में मांग की है कि इन विधायकों को अस्थायी तौर पर निलंबित करने की कार्यवाही की जाए। थाईलैंड के बैंकॉक में विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी की तारीफ की। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, पीएम मोदी के बारे में सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो चीजों की नब्ज पकड़ लेते हैं और उसे नीतियों और कार्यक्रमों में बदल देते हैं। जयशंकर ने कहा कि मुझे लगता है कि इस समय पीएम मोदी जैसा व्यक्ति मिलना देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है। जयशंकर ने कहा, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि क्योंकि वो आज प्रधानमंत्री है और मैं उनकी कैबिनेट का मेंबर हूँ। मैं पीएम मोदी के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आपके सामने कोरोना जैसी सदी में एक बार होने वाली स्वास्थ्य चुनौती होती है तो आप घबरा जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इतना जमीन से जुड़ा हो वही कह सकता है कि ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित चुनौती है, लेकिन घर जाने वाले व्यक्तियों के लिए क्या किया जाएगा? आप उन्हें खिलाने के लिए क्या करेंगे? आप उनके खाते में पैसे कैसे डालेंगे?
आमतौर पर लोगों के मन में ये विचार नहीं आता होगा कि महिलाएं पैसों का प्रबंधन बेहतर तरीके से कर सकती है। जयशंकर ने कहा, अच्छे नेता वो होते हैं जो जमीन से जुड़े रहते हैं, वे अनुभवी होते हैं और उनमें देश को एक अलग स्तर पर ले जाने का जुनून होता है। ऐसे नेता जमीन से जुड़े और दूरदर्शी होते हैं। ऐसे लोग जीवन में एक बार ही आते हैं। एक डिप्लोमेट से राजनेता बनने तक की अपनी यात्रा पर बात करते हुए जयशंकर ने कहा, बतौर डिप्लोमेट मैंने हमेशा राजनेताओं के साथ काम किया, लेकिन बिना किसी वीकेंड के राजनीति की दुनिया में रहना अलग बात है। विदेश मंत्री ने बताया कि उनके हिसाब से अब तक दुनिया का सबसे शानदार डिप्लोमेट अगर कोई है तो वो है भगवान हनुमान। अपनी लिखी हुई किताबों से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मैंने एक किताब लिखी थी कि कैसे महाभारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक मार्गदर्शक की तरह काम कर सकती है। महाभारत शासन करना सिखाती है, लेकिन अगर आप रामायण की तरफ देखें, अगर आप मुझसे पूछे कि अब तक का सबसे अच्छा डिप्लोमेट कौन रहा है, तो मेरा जवाब भगवान हनुमान होगा। रामायण में हनुमान भगवान राम की तरफ से लंका जाते हैं। जयशंकर ने कहा कि हम एक पल के लिए श्री राम को एक देश की तरह देखते हैं। यहाँ अनजान जगह पर आपको एक ऐसी चीजों से निपटना है और जिसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है। आपको वहां जाना है, खुफिया जानकारी ढूंढनी है, सीता का पता लगाना है। हनुमान गुप्त तरह से माता सीता से संपर्क करते हैं। उस जगह पर आग लगा दी। मैं ऐसा करने की सलाह नहीं दे रहा, लेकिन आखिर में वो सफल रहे थे। जयशंकर ने थाईलैंड और भारत के बीच कनेक्टिविटी के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, आज हमारे सामने असल चुनौती जिस पर हम काम कर रहे हैं वो यह है कि हम थाईलैंड के साथ सड़क संपर्क कैसे बनाएं। हमारे पास पूर्वोत्तर भारत से होकर गुजरने वाली परियोजनाएं हैं। अगर हम म्यांमार से गुजरने वाली एक सड़क बनाते हैं और उसे थाईलैंड की ओर से बनाई जाने वाली सड़कों से जोड़ते हैं तो यह लोगों को, सामान और आवाजाही में बड़ा बदलाव ला सकता है। भारत, थाईलैंड और म्यांमार करीब 1400 किलोमीटर लंबे हाईवे पर काम कर रहे हैं। ये तीनों देशों को जमीन के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ेगा और व्यापार, कारोबार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन संबंधों को बढ़ावा देगा। भारत म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेंडर हाईवे प्रोजेक्ट का 70% काम पूरा हो चुका है। भारत से म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट का 70% काम पूरा हो चुका है। तो ये थी आज की खबरें। आने वाली सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।